रैशनल और इरैशनल। अच्छा, रैशनल नंबर्स मैंने किन नंबर्स को बोला था? रैशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल्स में जो दो तरह के नंबर्स थे, पहला नंबर टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा नंबर? जो रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नहीं समझे, बात नहीं समझे आप लग रहा। देखो हम क्या कह रहे हैं, ये बात समझो। हम ये कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर को ले लें और रिकरिंग नंबर को ले लें, इन दो नंबर को साथ में ले लें तो ये नंबर आपके परिमेय संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, यदि हम इन दोनों को साथ में ले लें। यानी रैशनल नंबर्स दो डेसिमल नंबर से मिलकर के बना है। पहला तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग वाला नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग वाला और टर्मिनेटिंग की बात करें भाई, टर्मिनेटिंग नंबर्स 1.1 और 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक डिजिट पे पॉइंट है तो 11/10। 1.5 इसको क्या लिख सकते हैं? 15/10। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे ये 1 लिखा है, इसके बाद क्या है? 0 0 0 0, पॉइंट के बाद 0, डजंट मैटर, ये 1 ही है। 1.79 ये क्या है? इसका यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो काउंट करते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, एक बना के 2 जीरो। 4.56323 या जो भी लिखना चाहो। कितने डिजिट हैं? 4, तो नीचे कितने आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। पक्का? कितने जीरो आ जाएंगे? 4। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बताओ किस चीज के? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके टर्मिनेटिंग के। सारे के सारे एग्जाम्पल बताओ किसके हैं? ये टर्मिनेटिंग के। टर्मिनेटिंग का हिंदी का मतलब शांत दशमलव के सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये। यानी कि शांत दशमलव को हम लोगों ने फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा लिया। क्लियर? अशांत दशमलव में उन नंबर्स को देख रहे हैं जिनमें क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत दशमलव दो तरह के थे ना, अरे नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के थे ना, तो उनमें जो पुनरावृत्ति वाला है यानी रिकरिंग वाला नंबर है उसको हम जरा समझे कि 1.1111। तो आप एक चीज देख रहे हो कि रिपीटेशन किसका? 1 का। तो जिन नंबर्स का रिपीटेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? उस पे लगा देते हैं बार। इसका मतलब यह है कि यहां पर 1 का रिपीटेशन हो रहा है। 2.131313 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब समझ लो यहां पर किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है? 13 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 13 का रिपीटेशन हो रहा है तो 13 पे बार लगा दो। 4.561 561 561 ऐसे चल रहा है, यानी रिपीटेशन किसका हो रहा है? बताओ मुझे। आप बोलोगे रिपीटेशन हो रहा है 4.561 का। 561 का रिपीटेशन हो रहा है तो 561 पे बार। बात समझे कि नहीं? जिस पे रिपीटेशन होगा उस पे बार लगा दो, जिस पे रिपीटेशन होगा उस पे बार लगा दोगे। इतनी बात बताओ मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां पर 5 पॉइंट, अब मुझे बताओ यहां पर किस नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो पॉइंट लगा के आप 1 2 3 पे बार लगा दोगे। पक्का? अब समझना ये है भाई मेरे, समझना ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। हालांकि इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको और अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये बार हटाना है और बार हटा के हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। P/Q का मतलब ये किसी तरह से बार हट जाए, कैसे करें? तो आप मेरी बात बहुत अच्छे समझो। एक नंबर पे बार है तो ये बार हटने के लिए, ये तो आपका ये वाला नंबर तो इस पे तो है नहीं, इस पे तो बार लगा नहीं, इसको ऐसे लिख दो प्लस लगा के, और ये 1/9 यानी जिस नंबर पे बार है उस पे क्या लगा देना है? उस पे
एक नंबर पे बार है तो 1 9, यहां पे 2 नंबर पे बार है तो क्या करोगे, यहां पे 2 नंबर पे बार है तो बताओ क्या करोगे, यहां पे 2 नंबर पे बार है सिंपल सा, तो आप 2 प्लस 2 नंबर पे बार है यानी 1 3 पे बार है, तो 1 3 2 नंबर थे तो 2 9, पक्का। अच्छा इधर देखो, इस पे बताओ कितने नंबर्स पे बार है, 3 नंबर्स पे बार है, तो ये तो इंटीजर पार्ट है, मैं अभी बताऊंगा इंटीजर्स क्या है। ये पॉइंट के इस तरफ का नंबर है ना, तो पॉइंट के इस तरफ के नंबर को आप प्लस से ऐड कर लो, ठीक है, प्लस से ले लो। अब 5 6 1 है ना, तो 5 6 1 पे ही बार था ना, तो 5 6 1 तो लिखना ही है, बस उस पे बार नहीं लगाना इस बार। और ये 3 डिजिट है ना, तो 3 9, 3 डिजिट पे बार है तो 3 डिजिट पे बार है तो 3 9, पक्का। अच्छा इधर देखो, ये वाला नंबर देखो, 5 प्लस 1 2 3, यहां पर 3 डिजिट थे तो 3 9, पक्का। नहीं समझे तो और एग्जांपल देखो, 0.3333, एक डेसिमल नंबर है ना, चलता चला जा रहा है। अब मुझे बताओ ये रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। यदि 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो हम ऐसा लगा सकते हैं 0, यहाँ 0 लगा सकते हैं ना, 0.3 पर बार, क्योंकि 3 का रिपीटेशन हो रहा है और एक नंबर पे रिपीटेशन है तो 1 9 आ जाएगा और बार हट जाएगा, पक्का। अच्छा इधर देखो 0.66666। अब मुझे बताओ रिपीटेशन किसका हो रहा है, आप मुझे बताओगे रिपीटेशन 6 का हो रहा है तो 6 पे बार, और एक डिजिट है तो यहां पर 1 9। अरे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 1/3, इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 लिख सकते हैं, वो अलग सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब जो 0.16161616 चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो आप मुझे बताओ यहां पर रिपीटेशन किसका हो रहा है, 16 का 16 का 16 का 16 है, 2 नंबर्स है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। यदि 2 नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 16 पे बार हो सकता है, 3 नंबर भी रिपीट कर सकते थे, जैसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे। तो यहां पर 2 3 4 रिपीट कर रहे हैं नंबर, यही 2 3 4 3 नंबर हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 3 4 पे क्या लगा देंगे, बार, और इधर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 16 बटे ये 2 नंबर से तो 2 9, और इसमें 3 नंबर्स हैं तो क्या करेंगे 2 3 4 तो लिखेंगे। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। ये एक चीज देखो, अब 3 नंबर्स हैं तो 3 9, एक चीज देख रहे हो, पॉइंट भी हट जाएगा और बार भी हट जाएगा, यानी कि 9 क्या कवर कर रहा है, 9 बार और पॉइंट दोनों को कवर कर रहा है। क्लियर। देखो आगे भी कुछ एग्जांपल्स और समझ लो जरा। 6 6 2 3 2 3 2 3, और ये लो। तो अब मुझे ये बताओ यहां पर किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, आप कहोगे 2 3 2 3 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो मुझे ये बताओ बार लगेगा किस पे, अरे जिस नंबर का रिपीटेशन होगा उसी पे तो बार लगाओगे। तो ये नंबर है 0, एक बार तो लगा चुके हैं यार, 0.66 और 2 3 पर बार, पक्का। अब इस नंबर को P/Q के फॉर्मेट में लिखना है, P/Q के फॉर्मेट में लिखना है तो यहां इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 6 2 3, सिंपल सा, ना तो कहीं पॉइंट है ना कहीं बार है, लेकिन वो नंबर इस पूरे नंबर से माइनस होगा जिस पे बार नहीं है, यानी कि 66 अपॉन कितने 9, जितने नंबर 2 नंबर पे बार है ना, तो 2 9, और कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 2 0, पक्का। माइनस होके 10। ऐसे नंबर्स यदि आपको अभी भी कहीं कोई कमी दिख रही है, अभी भी आप यदि बातें नहीं समझ पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज फिर से देखेंगे, सॉल्विंग सीखेंगे इसकी। क्लियर। कि रियल नंबर्स को हम लोग यदि डेसिमल्स को इसमें इंक्लूड कर लें तो हम 2 तरह से बांट सकते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं देखिए, परिमेय संख्याएं, दीज नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इनको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इनको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी, Q0 नहीं होना चाहिए, जबकि इरैशनल नंबर्स में हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। और किन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिकरिंग डेसिमल है उन नंबर्स को हम लोग नहीं लिख सकते। एग्जांपल देखो जरा, पाई की वैल्यू 3.14
1592 वगैरह ऐसे आगे चलती चली जाएगी। ये वैल्यू आगे तक भी चलेगी, ये वैल्यू आगे तक भी चलेगी, यानी यहां पर अभी और चलता चला जाएगा, ये वैल्यू अभी और चलती चली जाएगी। बात समझ लो। और 5 बटे, देखिए ये वैल्यू कैसी है, 5/0, यहां पर क्यों क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि इरैशनल नंबर्स में, अपरिमेय संख्याओं में आप क्यों 0 कर सकते हैं। क्यों 0 करने से ये नंबर्स कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटिव। 5/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। नंबर्स बटे 0, आप एक बात अच्छे से समझते हो कि नंबर्स बटे नंबर का भाग, यदि हम नंबर्स बटे 0 करें तो ये नंबर क्या आता है, इन्फिनिटिव। जबकि 0 बटे नंबर क्या कहलाता है, 0 बटे नंबर 0 कहलाता है। ये बात तो आपको पता ही है। 0 बटे नंबर क्या कहलाता है, 0, जबकि नंबर बटे 0 क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इस तरह से ये नंबर चलता चला जा रहा है, हमें पता ही नहीं कि नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, कितने 0 बढ़ाए। इस तरह से √2, √3, अच्छा √1 नहीं होगा, √1 की तो वैल्यू 1 आती है, √1 नहीं होगा, √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, √16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, √16, √4 इन सब की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में है। √16 का मान कितना है, √16 4, √4 2। बात समझ रहे हो। तो यदि हम फर्दर डिवाइड करें किसको, रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करें, तो आप देखेंगे इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब आप बोलो इंटीजर्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं फिर से इस बात को डिस्क्राइब कर दूंगा कि इंटीजर्स क्या होते, इंटीजर्स को क्यों हम लोग रैशनल नंबर्स में लेते हैं। सबसे पहले ये जानो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जानो पहले क्या होते हैं। देखो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। सबसे पहली बात तो ये कि यदि हम इंटीजर्स को लाइन नंबर्स में देखें, नंबर लाइन पे देखें, तो ये वैल्यू 0, यहां आप देखोगे -1, -2, -3 डॉट डॉट ऐसे चलेगा, इधर +1, +2, +3। तो बच्चे आप एक देख रहे हो, ये आपको नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, ये आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, और 0, यानी इंटीजर्स फर्दर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जबकि यदि हम इन 0 को शामिल कर लें, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, और इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा 0 और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। इस चीज को आगे भी हम लोग देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पक्का। अच्छा इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। और यदि हम 0 और प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लें तो क्या बन जाएंगी, संख्याएं कंप्लीट बन जाएंगी, होल नंबर्स बोलेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, इनको पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। आगे भी देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को अभी हमने यहां पर देखा कि पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। देखिए शून्य भी क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। 0 को ना तो धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो आपका प्रश्न होगा 0 को बोलते क्या है, 0 अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक का मतलब ये नहीं धनात्मक है। अऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 0 अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि वो धनात्मक नहीं है, अऋणात्मक का मतलब है कि वो ऋणात्मक नहीं है। अऋणात्मक का मतलब वो ऋणात्मक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो धनात्मक है ना। नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। 0 यदि हम एक वर्ड यूज करें न्यूट्रल, 0 न्यूट्रल इंटीजर्स है, 0 उदासीन नंबर है। क्यों, क्योंकि -0 आपने कभी सुना होगा, 0 माइनस साइन को भी एब्जॉर्व कर लेता है और 0 प्लस साइन को भी एब्जॉर्व कर लेता है। 0 के आगे ना तो प्लस साइन लगाते हैं और ना ही माइनस साइन लगाते हैं। 0 इज न्यूट्रल इंटीजर। क्लियर। तो आपने देखा कि 0 इंटीजर्स में 3 नंबर्स शामिल हैं,
नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। तो अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें। यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को यहां से देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बांट सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमने यहां पे आपसे बात की थी कि ये जीरो, यहां पे -1, -2, -3, +1, +2, +3। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको यदि हम बांटे तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले तो ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। पहली बात तो ये जानो, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये कैसे हैं नेचुरल नंबर्स? मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि जीरो, सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ये बात आप तब समझ पाओगे जब ये जानोगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तभी तो आप समझ पाओगे कि जीरो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर्स की भी बात करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे प्राइम नंबर आ गए, इस जीरो को शामिल कर लें तो ये होल नंबर्स बन जाता है। क्लियर? इस जीरो को भी इसमें ले लें, जीरो को भी इंक्लूड कर लें किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। तो संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी? होल नंबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझना पड़ेगा। उससे पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर्स, सब सिंपल सी बात, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ओनली टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स का फैक्टर यानी गुणनफल, गुणनखंड एक या वो स्वयं नंबर बनता है। अब सबसे पहले आप इस वर्ड को जानो कि फैक्टर क्या होता है। भाई ये फैक्टर वर्ड यूज हुआ है ना मैथ्स का, तो आपको फैक्टर्स का मतलब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड, ये क्या होता है? जैसे हम आपसे बात करें कि हमें 2 के फैक्टर्स बताओ, 2 के फैक्टर्स बताओ, तो आपको ये देखना है कि 2 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 के फैक्टर्स बताने हो तो 3 किन किन के टेबल्स में आता है। 3 एक के पहाड़े में तो सारे नंबर्स आते हैं, 1 और 3। बाकी किसी के पहाड़े में 3 नहीं आता। पहाड़ा मतलब टेबल। 4 की बात करें, 4 के फैक्टर क्या है? तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। यानी कि 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। जैसे हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 किन किन के टेबल में आता है? 1 2 3 6। तो 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। उसी तरह से प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो सबसे छोटा, अच्छा 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है। तो 1 हमारा प्राइम नंबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो खुद एक। और प्राइम नंबर्स के लिए कितने फैक्टर चाहिए? प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर चाहिए। तो 1 तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब आप समझ गए कि अभी हमने यहां पर बताया था कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये बात देखो जरा, हमने यहां पर बोली थी कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये चीज देखिए, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर है। 1 का सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर, इसलिए प्राइम फैक्टर 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हुआ। पक्का? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। बात समझ गए? अच्छा, दूसरी चीज, कुछ हमने प्राइम नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं। सर स्टार्टिंग का सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2। पूछा भी जाता है कुछ एग्जाम्स में, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ। तो आप बताओ, क्या बताओगे? 2। 3 5 6 7 8 ऐसे मेरे साथ बोल सकते हो। मैं 20 प्राइम नंबर्स लिखने की कोशिश करता हूं, आप भी मेरे साथ बोलो। 2 3 4 होगा? 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 आता है ना, किन के पहाड़े में आता है? 4 2 के भी पहाड़े में आता है। आप सिंपल सी एक बात याद रखो, जैसे आपको फैक्टर्स निकालने में टाइम लगे तो बस एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात, कि
जो नंबर्स किसी के पहाड़े में आएंगे, पहाड़े का मतलब टेबल में आएंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। वन छोड़ दो, वन तो सभी के टेबल्स में आते हैं, वन तो सभी के पहाड़े में आता है, वन छोड़ दीजिए। वन के अलावा खुद के पहाड़े में तो सारे नंबर्स आते हैं, बस ये दो बातें छोड़ दो, बाकी देखो। जैसे 4 2 के पहाड़े में आता है, दूसरे के पहाड़े में आ गया ना, ये दूसरे के घर में आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5, हाँ 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 5 1 और खुद के पहाड़े में आता है, ये प्राइम नंबर होगा। 6 होगा नहीं, 6 तो दूसरे के घर में आता है, मतलब 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। जो किसी के टेबल में आ गया वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, यानी 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। 7, हाँ 7 नहीं आता किसी के। 8, हाँ 8 तो आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, इसलिए 8 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 भी नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है। 10, अरे 10 भी नहीं हो सकता, 2 और 5 के टेबल में आता है। 11, हाँ 11 नहीं हो सकता। उम्मीद है अब इस बात को आप सिर्फ देख करके और समझ करके ही बता सकते हो कि कौन से नंबर प्राइम होते हैं, कौन से प्राइम नंबर नहीं होते हैं। देखो मैथ्स की 2 भाषाएं होती हैं, एक तो बुकी भाषा, गणित की भाषा, और दूसरी होती है व्यवहारिक भाषा। मैं चाहता हूं आप मैथ्स को व्यवहारिक भाषा से समझो, आप मैथ्स को प्रैक्टिकली समझो। हाँ उसके लिए मुझे थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। हमें आपको इसी तरह से समझना पड़ेगा, मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब देखो 11 के बाद 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, फिर 19, फिर 21 होगा, 20 तो हो ही नहीं सकता, 21 भी नहीं होगा, नेक्स्ट 23। इसी तरह से आप बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। प्राइम नंबर्स के बारे में और मैं आपको बता दूं, पूरी स्लाइड देख लो आप। 1 से 50 तक आप प्राइम नंबर जब लिखोगे तो आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे? 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और 50 से 100 तक के बीच में देखोगे तो कितने प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे? 10 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 15 और 10 25, 15 10 25। और 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 21 प्राइम नंबर्स। तो ये बात हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 से यदि हम 200 के बीच में प्राइम नंबर्स देखें तो इसमें 21 और ऐड कर सकते हैं। यदि हम इसमें 21 ऐड करेंगे तो इसमें 21 और ऐड कर दो तो आप देखेंगे 46। तो नॉर्मली ऐसे पूछा भी जा सकता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? आपका जवाब होगा 25। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? आपका जवाब होगा 46। क्लियर? अच्छा, इसी में प्राइम नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स तो आपने जान लिए, लेकिन प्राइम नंबर्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? को प्राइम नंबर्स और ट्विंस प्राइम नंबर्स में। को प्राइम नंबर्स में आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी। अच्छा, इसी को हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इसी को रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, को प्राइम नंबर में एक चीज ध्यान रखनी है, एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है एचसीएफ, तो थोड़ा सा इंट्रो ले लो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो अभी देख चुके हो, फैक्टर्स निकालना भी अभी सीख चुके हो। अब कॉमन की बात करें, कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, और वो मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ ना हो। एक फैक्टर नहीं, एक संख्या होनी चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। जैसे आप देखो 15 और 17 में यदि कॉमन की बात करोगे तो 1 के अलावा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 1 तो सभी में है, 1 तो सारे नंबर्स में है। 1 के बिना तो कोई नंबर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। 1 तो सभी में, जो सभी में है वही कॉमन है। 15 और 17, 12 और 17। अच्छा, एक चीज देखो, 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 के, अभी आप देखो 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर कितने आएंगे? 1 2, 1 तो सभी का होता है, 1 को भी इंक्लूड करो। 1 2 के भी पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, और 4 के भी पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में 12 आता है, और 12 के भी पहाड़े में 12 आता है। तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 6 फैक्टर हुए। और हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहां पे बच्चे संगति का असर देखो। 12 17 के साथ संगति करके उसने अपना खुद का अस्तित्व खो दिया। 12 प्राइम नंबर नहीं था, 12 गंदा बच्चा नहीं था, लेकिन 17
जो गंदा बच्चा था उसकी संगति पाकर के उसने अपने गुण तक खो दिए, यानी 12 ने 17 की संगति पाई और उसने अपना अस्तित्व खो दिया और खुद बन गया क्या, को प्राइम नंबर बन गया, खुद बन गया को प्राइम नंबर। तो हमने यहां देखा 12 और 17 में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ इनका देखना है। एचसीएफ क्या है, 1। एचसीएफ क्या है, 1। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 4 और 5 दोनों में कॉमन क्या है, 1, ये को प्राइम नंबर होगा। 5, 11 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। लेकिन साथ ही साथ एक नंबर और हम जानते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, अभाज्य जोड़े, यानी कि दोनों के दोनों नंबर्स यदि प्राइम हैं तो वो कैसे कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या कहलाए। अब देखो 5, 7 भी कैसे नंबर है, प्राइम है, तो ये ट्विन प्राइम में आ गया। 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, तो ये ट्विन प्राइम में। 17, 19 दोनों ट्विन प्राइम में है, तो ये तो ट्विन प्राइम का एग्जांपल हो गया, ये को प्राइम का एग्जांपल नहीं हुआ। बात समझे? अच्छा, एग्जांपल्स थोड़े और देख लो, तो इसके को प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स और देख लो। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि 14 और 15 ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1। यार ये बात समझ पा रहे हो कि कॉमन 1 है, कैसे कॉमन 1 है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूं कि 14, 15 में कॉमन 1 कैसे है, ये बात शायद नहीं आप समझ पा रहे हो। 14 के फैक्टर करो, क्या है, 14 के फैक्टर करोगे तो 1, 2, 7, 14, और 15 के यदि हम फैक्टर करें तो 1, 3, 5 और 15। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में कॉमन देखो एक ही तो है, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं। दोनों में कॉमन तो एक ही है ना, हम इस कॉमन की बात कर रहे थे। जो बच्चे बिगनर हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, और मैं उनको भरोसा दिला दूं, मुझे उनका भी ख्याल है जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ्स। ऐसा नहीं जो मैथ्स पढ़ चुके हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो पेशेंस बनाए रखें, आगे भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन आप कॉमन देखो। और देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं 20 और 14, क्या इनमें दोनों में कॉमन 1 है? नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 के जब आप फैक्टर करोगे तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 इतने सारे फैक्टर्स आएंगे। 20 कितने सारे फैक्टर्स हैं भाई? 20 1 के भी पाड़े में आता है, 2 के भी पाड़े में आता है, 4 के भी पाड़े में आता है, 5 के भी पाड़े में, 10 के पाड़े में, 20 के पाड़े में। अच्छा, आगे चल के मैं आपको ये फैक्टर्स लिखना सिखा दूंगा। मतलब जैसे बहुत बड़ा नंबर लिखना हो, उसके फैक्टर्स लिखने हो, कैसे लिखे जाते हैं, अचानक कैसे लिखे जाते हैं, और कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, यही नंबर सिस्टम में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैं 14 की बात करूं, 14 के फैक्टर्स कितने हैं? 14 के फैक्टर्स कितने हैं? तो 14 के फैक्टर देखो 1, 2 और 7, 14, यही तो है। अब दोनों में देखो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने को प्राइम नंबर में क्या पढ़ा? को प्राइम नंबर में पढ़ा सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। यहां पर तो प्यारे बच्चे 2 भी कॉमन है 1 के अलावा, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स लाइक दिस, जैसे एयरफोर्स, वाई ग्रुप हुआ, सीटेस्ट, छोटे जो एग्जाम्स थे, मैं इन एग्जामों को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, पर इनमें ज़्यादा लेवल हाई नहीं पूछा जाता, लो लेवल के ही अरिथमेटिक रहती है। तो उन एग्जामों में सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित संख्याओं में या निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े में कौन सा नंबर सह अभाज्य लिखा है। तो सह अभाज्य में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। तो हमने ये देखा कि को प्राइम नंबर देखा, ट्विन प्राइम नंबर देखा, 1 से 50 तक 15 को प्राइम, 50 से 100 तक 10 और 100 से 200 के बीच में 21। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, यदि हम प्राइम नंबर में p की वैल्यू 3 से ज्यादा ले लें तो p² - 1 ऑलवेज 12 से डिवाइड होगा। ये बात समझो, ये बात आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएगा, ये बात आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएगा। p की वैल्यू यदि हम 3 से ज्यादा ले लें, यानी मान लीजिए हमने 3 से ज्यादा, अच्छा p क्या है? p आपका प्राइम नंबर है। इस p का मतलब क्या है? कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या ले लो बच्चे,
कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या ले लो जो 3 से बड़ी हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या तो 5 होती है। फिर आप p स्क्वायर माइनस 1 करो, p स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 1 करो, ठीक है, कितना आया 24, कितना आया 24। और वो कह रहे हैं हमेशा 12 से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्या 24 12 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो p स्क्वायर माइनस 1 यदि कोई भी प्राइम नंबर आप लेंगे जो 3 से बड़ा होगा और उसमें फटाफट यदि आप -1 कर देंगे तो वो नंबर पक्का क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, p की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, p 3 से बड़ा होना चाहिए, p ग्रेटर देन 3 का मतलब समझ लो p का मान 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक p की वैल्यू 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं भाई, p अभाज्य संख्या है और वो कैसा होना, 3 से बड़ा होना। तो p की वैल्यू यदि हम मान लेते हैं, p की वैल्यू हमने 7 ले ली, p की वैल्यू क्या ले ली 7। 6 क्यों नहीं ले सकते, 6 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम नंबर ही लेना है, तो 6 नहीं ले सकते इसलिए। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में क्या कर दें, एक माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 48। 48 क्या 12 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल 48 12 से डिविजिबल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारी डिविजिबिलिटी के अभी हम लोग डिविजिबिलिटी भी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी के केस में आपको याद रखना है कि p स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज 12 से क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलो इतनी बात समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। अच्छा इंटीजर्स, अच्छा मैंने कहा था अभी इंटीजर्स को और हम लोग देखेंगे। इंटीजर्स में हम लोग इवन ऑड नंबर्स भी समझ सकते हैं। इवन इंटीजर्स यानी पूर्णांक में इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं। तो इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर्स मीन सम संख्याओं की बात करते हैं, तो मल्टीपल ऑफ क्या होता है 2। इवन नंबर्स यानी सम संख्या 2 का क्या होता है, मल्टीपल। 2 का मल्टीपल का मतलब 2 से वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है, 2 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। और इसको सरल भाषा में समझें तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 का भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अच्छा इवन नंबर्स ऐसे भी बोल सकते हैं जिनका लास्ट डिजिट, जिनका अंतिम अंक, अंतिम अंक बच्चे, जिनका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ये अंतिम अंक हो तो वो इवन नंबर्स होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है 2n। आप देख सकते हैं ये 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से कट जाएगा। कट का मतलब भाग दे, रिमाइंडर 0 बचे, इसमें 2 का भाग लगाओगे 0 रिमाइंडर बचेगा। और 0 इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 भी हमारा कैसा है, इवन नंबर। ऑड नंबर का स्टैंडर्ड क्या, 2n + 1। यदि हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि 2 से भाग लगाएं, 2 का डिवीजन करें, 2 से डिवाइड करें तो 1 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। यानी 2 से पूरी तरह से ना कटे, वो ऑड नंबर है। 3, 5, 7 यानी जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा, जिनका लास्ट डिजिट बच्चे 1 हो, 3, 5, 7, 9, ये लास्ट डिजिट से भी हम देख करके बता सकते हैं। हम भाग लगाने थोड़ी नहीं बैठेंगे, इतना टाइम कहां होता है कि हम भाग लगाते रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सिर्फ अंतिम अंक देखो बच्चे मेरे, सिर्फ अंतिम अंक देखो और बता दो कि ये विषम है। अंतिम अंक देखो बता दो विषम है, अंतिम अंक देखो बता दो ये सम है, ये सम है, ये विषम है। अंतिम अंक देख के ही बता सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, 2n + 1 पक्का। अब एक चीज देखो, अब यहां पर कैलकुलेशन के काम आने वाली एक चीज देखो, यदि हम ऑड प्लस ऑड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा इवन नंबर मिलता है। बात समझो जरा, ऑड प्लस ऑड करें, ये बात समझो। ऑड प्लस ऑड का मतलब क्या है, यहां पर ऑड प्लस ऑड करें, ऑड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है 2 + 1, ये ऑड नंबर है। और यदि हम इसको ऐड करें 2n+, ये भी ऑड है। तो आप मुझे बताओ क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 2n ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 4n, और ये 1 और 1 ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2, यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2n + 1। मुझे ये बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यदि हम इस नंबर में 2 का भाग लगाएं तो कट जाएगा, आप कहोगे हाँ जी कट जाएगा। यानी कि यदि हम ऑड नंबर को ऐड करें तो क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। अच्छा यदि सब्ट्रैक्ट करें, 2n + 1 ऑड नंबर, 2n + 1 ऑड नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छे से ध्यान रखो, ये माइनस साइन के जब अंदर एंट्री कराएंगे तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। अब आप देखो कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
और 0 कैसा नंबर है? 0 तो इवन नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों चाहे ऑड को ऐड करो चाहे ऑड को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? इवन नंबर। इसी तरह से आप देखेंगे कि इवन और इवन को ऐड करने पे हमेशा क्या आता है? इवन आता है। चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इवन आता है। ऑड प्लस इवन को, यानी कि ऑड को ऑपरेट कर रहे हैं इवन के साथ में, और ऑपरेशन में चाहे प्लस करो या माइनस, हमेशा क्या आता है? ऑड आता है। तो इसी तरह से यदि आप देखेंगे यहां पर कि ऑड नंबर्स में, तो ऑड नंबर्स का यदि आप ऑड नंबर्स, या अब हम मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में आप एक चीज देखो, इस बार हम नंबर्स लेंगे कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। छोटा सा इस बार हम रिलैक्स वाले नंबर ले लेते हैं, यानी कि 2 इवन नंबर ले लिया, ऑड नंबर मैंने ले लिया 5। बोलो 5 दूनी कितना होता है? 10। 10 कैसा नंबर है? इवन। पक्का? अच्छा, अब मैंने इवन नंबर लिया, इवन नंबर 2 ही ले लेते हैं, और दूसरा इवन नंबर लेना है 4 ले लेते हैं। बताओ कितना आ गया? 8। ये कैसा नंबर है? इवन। आपको इस तरह की कंडीशन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा जाए, आप छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर के काम चला सकते हो। जैसे ऑड और ऑड, अच्छा ये स्टार, ये इसका मतलब क्या है? इनटू। यहां पे ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई कराना हो तो ऑड का मल्टीप्लाई कराना हो, जैसे 7 × 7 का मल्टीप्लाई कराना हो, ये दोनों ऑड नंबर है, बताओ कितना आएगा? 49। 49 कैसा नंबर है? अरे लास्ट में देखो कितना आ रहा है? 9। यदि लास्ट में 9 आ रहा है इसका मतलब ये ऑड हुआ। मैंने बताया था लास्ट में क्या देख के बताते हैं, लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। तो ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। फटाफट आपने देख लिया। तो यदि आप 2n+1 का ऑपरेशन नहीं देख सकते, 2n+1 का, अच्छा हम लोग यहाँ बार बार 2n+1 लिख के फिर 2n+1 लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो सकता है टाइम लगे। तो टाइम बचाने के कुछ ऐसे फिक्स है, आप चीजें आप उनको बना सकते हैं। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, अब इस चीज को देखो जो कि पूरे अभी नंबर्स के क्लासिफिकेशन का पूरा क्या है? ये सार है। मैंने बोला था आपसे हम लोग सार भी देखेंगे, पूरी मैथ्स जो हमने सीखा भी क्लासिफिकेशन में, उसको फर्स्ट लुक, मतलब एक झलक में आप क्या देख सकते हो? झलक में सबसे पहली बात तो जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब आपने देखा, नेचुरल नंबर्स में +1, +2, +3, आपको पता है नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, निगेटिव कभी नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। प्रकृति ने हमें कभी निगेटिव होना सिखाया ही नहीं है। प्रकृति ने हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, पॉजिटिव चीजें ही दी हैं। हम लोग अपने व्यू से निगेटिव बना लेते हैं चीजों को। प्रकृति यानी नेचर ने हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं। +4, +5, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अब यदि हम इसी में 0 ले लें, होल नंबर्स कब बन जाता है? जब इसमें हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं। 0, +1, +2, +3 वगैरह वगैरह, और ये सारे के कहाँ तक चलती है कहानी? ये कहाँ तक चलती है कहानी मुझे बताओ? इन्फिनिटी तक। सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? +∞। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। पक्का? आप देख रहे हो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ गए, तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। पक्का? अब सारे होल नंबर्स मिल जाएं तो क्या बना लेते हैं? इंटीजर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंटीजर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंटीजर बना लेते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? होल को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। सॉरी, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पक्का? अच्छा, इन सारे नंबर्स को ले लो, 0 ले लो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो सारे, और इसमें इंटीजर्स में एक चीज और आ जाती है, निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं? निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। निगेटिव नंबर्स ले लो, पॉजिटिव नंबर्स ले लो, सारी की सारी चीजें आप ले लो, तो बताओ क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। पक्का? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब ले लो, क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। पक्का? अच्छा, एक चीज और देखो, यदि हम इन सारे इंटीजर्स नंबर को भी ले लें, इन सारे इंटीजर्स नंबर को भी ले लें, सारे इंटीजर्स नंबर को भी ले लें और फ्रैक्शन पार्ट भी कवर कर लें, ठीक है, और डेसिमल नंबर्स भी ले लें। इंटीजर्स तो यहां पर ले ही लिए थे हम लोगों ने, और यहां पर हम लोग क्या ले लें? डेसिमल नंबर भी ले लें।
यहाँ पे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स में इंटीजर तो हम लोगों ने 1 कैसा है, इंटीजर है, -1 कैसा है, इंटीजर है, बोलो ना। अब इसमें यदि हम पॉइंट लगा के कुछ डेसिमल भी नंबर ले लें, जैसे 3/4 पक्का, -3/4 ऐसे, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। कैसे नंबर्स कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और यदि हम सारे रैशनल नंबर्स को मिला दें, ये सारे नंबर्स एक ही में मिक्स कर दें, तो पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर, अच्छा रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। और इनको क्या कहते हैं, रियल नंबर का मतलब होता है वो वास्तविक संख्या है। अच्छा, एक वर्ड हमने यहां पे यूज किया था फ्रैक्शन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 3/4 और -3/4 इन दोनों में क्या फर्क है। आप कहोगे ये नेगेटिव है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक भिन्न है, जबकि ये नंबर कैसा है, ये आपका परिमेय संख्या है। ये कैसा है, परिमेय संख्या है। अब यहां पर आपको दिक्कत आई होगी कि ये सिर्फ भिन्न कैसे है और ये एक परिमेय संख्या कैसे है। ये चीज आप समझ लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या चीज, समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। एक भिन्न और एक परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। एक भिन्न और एक परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन और एक रैशनल नंबर में क्या अंतर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली बात तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है रैशनल नंबर्स के बारे में। हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स में P/Q का फॉर्मेट होता है और यहां पर Q किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ P और Q हमारे क्या होते हैं, बिलोंग्स टू, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि P और Q के मान धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। P एंड Q आर बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। P और Q यहां पर क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब पूर्णांक हैं बच्चे। P और Q क्या है, यहां पर इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। जबकि P/Q का फॉर्मेट हमारे पास ये फ्रैक्शन का भी कहलाता है। P हमारे पास अंश है, Q क्या है, हर। P न्यूमरेटर और Q क्या है, डिनोमिनेटर। लेकिन यहां पर P और Q क्या है, यहां पे P और Q होल नंबर है। होल नंबर का मतलब यहां पे पूर्ण संख्या है। यहां पे क्या है, पूर्ण संख्या है। यहां पे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं मतलब यहां पर P और Q। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या निगेटिव संख्याएं होती हैं, नहीं, पूर्ण संख्याएं निगेटिव संख्याएं नहीं होती हैं। अरे पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 ये हम लोगों ने देखी थी। पूर्ण संख्या कभी नेगेटिव संख्या नहीं होती है। इसका मतलब यदि एक भिन्न ऐसी लिखी है, पॉजिटिव लिखी है, कोई भिन्न यदि पॉजिटिव लिखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भिन्न है, लेकिन साथ ही साथ वो परिमेय संख्या भी है। लेकिन यदि कोई ये फ्रैक्शन लिखी, ये आपको लग रहा है ये फ्रैक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है। ये सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है। भिन्न तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है। कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बात में बात बोलें, एक बार में ये बात बोलें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सारी भिन्न परिमेय संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि P/Q का फॉर्मेट है, निगेटिव नंबर से। आप ऐसा समझो ना, इस चीज को ऐसे भी तो समझ सकते हो। कैसे? कि ये इंटीजर है, इधर इंटीजर है और इधर होल नंबर है। मुझे ये बताओ कि सारे होल नंबर्स तो इंटीजर होते हैं। अभी देखा था ना, सारे होल नंबर्स तो इंटीजर होते हैं, लेकिन क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं ना। सारे होल नंबर्स तो इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। उसी तरह से सारी फ्रैक्शंस परिमेय संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं फ्रैक्शंस नहीं हो सकती।
उम्मीद है आपने इन चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, और आगे की वीडियो में हम लोग अब जितना थ्योरी पार्ट था वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। पूरी कोशिश ये करेंगे कि सारा का सारा कंटेंट आपको फिर दोबारा इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और पूरी ऊर्जा के साथ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।